अमृत का सपना साकार हो रहा था। अधीश भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस सब उथल पुथल में माधवी की ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं था। वो अधीश के जाने की खबर सुनकर ही उससे रूठ गई थी। इस मामले में अधीश भी काफी बेबस महसूस कर रहा था। वो केवल उसे बार बार आश्वासन दे सकता था कि वो कुछ महीने के बाद घर लौटने का प्रयास करेगा, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि एक बार घर से निकलने के बाद उसे लौटने में कितने महीने लग जाएंगे। सर्पदेव को वो साथ चलने का वचन दे चुका था। भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके वंश के भविष्य का क्या होगा उसके मांत्रिक कुल का भविष्य? अधीश काफी देर तक माधवी को मनाता रहा। अंत में भारी मन से उसने अधीश को जाने की सहमति दे ही दी। अमृत को कुछ जरूरी बातें बताने और महल का दायित्व सौंपने के बाद अधीश ने मांत्रिक बम्मन को कमरे में बुलाया और कहा, बम्मन, तुम्हें इस बार मेरे साथ नहीं जाना है। मैं अकेला ही राजनगर जाऊंगा। तुम तब तक यहीं रहोगे, इसी महल में, और मेरे परिवार का ध्यान रखोगे। समझ रहे हो ना? बम्मन अच्छी तरह से अधीश की बात का मतलब समझ रहा था। वो अधीश के जाने से काफी खुश था। अब उसे कुछ और समय अपने लिए मिल जाया करेगा, लेकिन इस दौरान उसे पुरोहित परिवार और अधीश के मांत्रिक कुल के छात्रों का भी ध्यान रखना था। उसने कहा, महाशय, कृपया निश्चिंत रहें। मेरे रहते पुरोहित परिवार की सुरक्षा किसी भी तरह से खतरे में नहीं पड़ेगी। मांत्रिक बम्मन को भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इसके बाद कुछ देर रुककर उसने कहा, हालांकि महाशय, सिंद्रा की संकेत विद्या की समझ बहुत अच्छी है, लेकिन संकेत विद्या की मेरी उथली समझ के कारण मुझे डर है कि मैं उसे अधिक ज्ञान नहीं दे पा रहा हूं। मांत्रिक बम्मन कुछ उदास लग रहा था, क्योंकि 7वें स्तर के मांत्रिक होते हुए भी वो सिंद्रा को पढ़ाने में सक्षम नहीं था, जो कि अभी प्रवेश स्तर की मांत्रिक थी। ये मुद्दा वास्तव में अधीश के दिमाग में नहीं आया था। आखिरकार संकेत विद्या अध्ययन का एक जटिल और गहन क्षेत्र था। अकेले मांत्रिक बम्मन पर भरोसा करके सिंद्रा को पढ़ाना संभव नहीं था। अधीश इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने लगा। वो सोच रहा था कि यदि मंदार से सिंद्रा के लिए अध्ययन की व्यवस्था हो जाए तो यह भी मांत्रिक बम्मन के शिक्षण से बेहतर होगा। संकेत विद्या ज्ञान के आदान प्रदान के बारे में सोचते हुए अधीश ने उन बच्चों के बारे में सोचा जिनके पास मांत्रिक गुण थे, जिन्हें आचार्य कश्यप के कहने पर उसने अपने कुल में प्रवेश दिया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भविष्य में इस मांत्रिक कुल के प्रति ईमानदार रहेंगे। उनके साथ अनुबंध करना जरूरी था। इसके लिए अधीश को अनुबंध पत्रों की जरूरत थी, और अनुबंध पत्र वो मंदार से ही ले सकता था। अधीश ने बम्मन को जवाब दिया, मैं इस बारे में और विचार करूंगा। इस बार राजनगर से वापस आने के बाद मैं मंदार वापस आऊंगा और सिंद्रा के अध्ययन की पुख्ता व्यवस्था करूंगा। मांत्रिक बम्मन ने सिर हिलाया। अधीश ने बम्मन को कुछ और जरूरी बातें समझाईं, फिर उसे जाने की आज्ञा दे दी। बम्मन यहां उसके परिवार के साथ रहने से बहुत राहत महसूस कर रहा था। इसके बाद अधीश सीधा सर्पदेव की झोपड़ी में गया। उसके आते ही सर्पदेव ने पूछा, मांत्रिक अधीश, क्या आपने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है? सर्पदेव पहले से ही तैयार था। उसके साथ 8वें राजकुमार द्वारा भेजे गए मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा के अलावा 2 वृद्ध मांत्रिक थे। वे 5 अधीश की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये देखकर कि सर्पदेव तैयार था, अधीश ने कहा, हाँ, सब इंतजाम हो गया है, चलो अब चलते हैं। अधीश का पूरा परिवार उसे विदा करने आया था। नन्ही मल्लिका और नील भी इस बार पिता को जाते देख उदास हो गए थे। माधवी के आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अमृत और देवयानी ने उसे संभाला और अधीश को विदा किया। राजनगर जाने के लिए सर्पदेव ने 3 विशाल रथों का इंतजाम किया था। एक रथ में अधीश और सर्पदेव, दूसरे में मांत्रिक हसवा और सैकरा, तीसरे में 2 वृद्ध मांत्रिक सवार हुए और तीनों रथ प्रकाश नगर से राजनगर की ओर चल पड़े। अलाव में जलती लकड़ियों की चटचट की तेज आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। रेगिस्तान में गर्मियों की रातें बहुत ठंडी होती थीं। एक विशाल पत्थर पर कई मांत्रिक लापरवाही से जमीन पर लेटे हुए थे और रात्रि के मौन का आनंद ले रहे थे। सर्पदेव, हम राजनगर से कितनी दूर हैं? अधीश, जो एक शिलाखंड पर लेटा हुआ था, हल्का सा उठते हुए बोला। अब उसने अपने हाथ पर सर टिका लिया था।
वे सब लगातार 10 दिनों से यात्रा कर रहे थे, फिर भी राजनगर पहुंचने में अभी और समय लगने वाला था। सर्पदेव ने कुछ सूखी लकड़ियां अलाव में डाली और धीरे से जवाब दिया, लगभग 10 दिनों की यात्रा और बाकी है। राजनगर प्रकाश नगर से बहुत दूर है। हम दिन और रात लगातार भी चलते रहें तो भी समय लगेगा। अधीश, सर्पदेव और अन्य लोग पिछले 10 दिनों से दिन रात यात्रा कर रहे थे। आज ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और कल यात्रा फिर से शुरू करने वाले थे। अधीश ने मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा पर नजर डाली। दोनों चुप थे, एक शब्द भी नहीं बोले। केवल सर्पदेव ही कभी कभी अधीश के सवालों का जवाब दे रहा था, अन्यथा वो भी पूरे रास्ते चुप रहा था। लेकिन अधीश 8वें राजकुमार की वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जानता था, इसलिए वो बार बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। उसने सर्पदेव से पूछा, सर्पदेव, एक बात बताइए, 8वें राजकुमार के अलावा क्या उनके नाना के परिवार में कोई और नहीं है जो सिंहासन का उम्मीदवार हो? सर्पदेव ने अधीश की ओर देखा। सर्पदेव के चेहरे पर आग की रोशनी चमक रही थी। विशेष रूप से उसकी गर्दन पर हरे रंग के शल्क चमक रहे थे, जिससे सर्पदेव का रूप थोड़ा भयानक हो गया था। सर्पदेव ने उत्तर दिया, राज परिवार में कई राजकुमार हैं, लेकिन कुछ ही राजकुमार सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। महामहिम 8वें राजकुमार सबसे योग्य राजकुमारों में से एक हैं। इन कुछ दिनों में अधीश ने जान लिया था कि इस शाही परिवार में केवल वही सिंहासन को प्राप्त कर सकता है जिसके पास मांत्रिक बनने का गुण हो। एक व्यक्ति को राजा का ताज पहनाए जाने के बाद वो केवल 30 साल तक ही सिंहासन पर रह सकता है, जिसके बाद उसे त्यागना पड़ता था। शाही परिवार के बुजुर्ग नए राजा बनने के लिए कई राजकुमारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करेंगे। उसका उद्देश्य सत्ता के भ्रष्टाचार को रोकना था, ताकि राजा शक्ति और संसाधनों के संचय के कारण खुद को दूसरों से ऊपर न समझे। यदि एक राजा जो कि मांत्रिक भी है, उसे अनंत संसाधन और शक्ति दी जाती तो वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में यदि वो खुद पर नियंत्रण न रखे तो सत्ता के मद में चूर होकर वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, जिससे पूरे राज्य का पतन हो जाएगा। अतः प्रत्येक 30 वर्ष में सिंहासन बदलने का नियम स्थापित किया गया। अनेक राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ राजकुमार के चयन के लिए कोई निश्चित मानक नहीं थे। हालांकि ज्यादातर समय राजकुमार जो शक्तिशाली थे और युद्ध कला में कुशल थे, अंततः सिंहासन को प्राप्त करेंगे। 8वें राजकुमार के रूप में वो स्पष्ट रूप से सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि ये वर्तमान राजा के पद त्याग के लिए 5 साल से भी कम समय रह गया था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि सभी राजकुमार अपनी सेना का बेतहाशा विस्तार कर रहे थे। इसी कारण 8वें राजकुमार ने सर्पदेव जैसे शिखर मानवों को अपनी सेना में भर्ती किया था। तो अब कौन सा राजकुमार 8वें राजकुमार के लिए सबसे खतरनाक प्रतियोगी है? अधीश ने सीधे तौर पर पूछा। वो जानता था कि 8वें राजकुमार को कुछ लोगों से खतरा जरूर है, वरना वो गुरु सूर्यभान को इस तरह खोज नहीं रहा होता। अधीश ने यह भी अनुमान लगाया कि 8वें राजकुमार की स्थिति बहुत आशावादी नहीं थी। निश्चित रूप से इसी कारण उसे किसी ऐसे मांत्रिक की मदद चाहिए जो पूरी स्थिति को उसके पक्ष में मोड़ दे। लेकिन एक बात जो उसके समझ में नहीं आ रही थी, वो थी कि जब उसके नाना उसे सिर्फ इसी कारण से लेकर गए थे कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उनके बाद ललितादित्य को सिंहासन मिलने वाला था, फिर अचानक ये विवाद क्यों? फिर ललितादित्य के पास मांत्रिक बनने के गुण हैं, ये तो सभी को पहले ही पता था। सर्पदेव ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीमी आवाज में कहा, जब तक हम राजनगर में पहुंचेंगे तब तक आपके सवालों का स्वाभाविक रूप से जवाब मिल जाएगा, इसलिए इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। वर्तमान में केवल 3 राजकुमार हैं जो महामहिम 8वें राजकुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अर्थात चौथा राजकुमार, 9वां राजकुमार और 13वां राजकुमार। अधीश ने इस बात को याद कर लिया। जब वो राजनगर पहुंचेगा तो ये जानकारी काम आ सकती थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और अलाव बुझ गया। रेत के छोटे कण उड़ने लगे। अचानक रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए एक जोरदार चित्कार हुई। ये तो बूढ़ी महिला मांत्रिक की आवाज थी। उसकी आवाज सुनकर सर्पदेव और अन्य तुरंत सतर्क हो गए। अधीश ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और चुपचाप अपनी मन की शक्ति को मुक्त कर दिया ताकि उसे स्थिति का पता लग सके।
बूढ़ा पुरुष मांत्रिक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अधीश ने सर्पदेव की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। ये क्या हुआ? क्या हम पर आक्रमण हुआ है? तभी एक और जोर की आवाज हुई और 2 शव आकर एकदम से सामने गिरे। ये दोनों शव उन्हीं दोनों बूढ़े मांत्रिकों के थे। उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी ऐसे बल द्वारा मारा गया था जिसने उनके आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया था। सर्पदेव तुरंत फुफकार उठा। ये दोनों कोई साधारण मांत्रिक नहीं थे, दोनों ही तीसरी श्रेणी के मांत्रिक थे। लेकिन उनका इस तरह अचानक मार दिया जाना वाकई हैरान कर देने वाली घटना थी। सावधान, हम नहीं जानते कि ये कौन है। सर्पदेव तुरंत जोर से चिल्लाया। एक और झोंका आया और रेत जोरों से उड़ने लगी। इस बार अधीश की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो बुदबुदाया, कोई यहां है, हुश हुश हुश। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो रात के अंधेरे में 4 आकृतियां प्रकट हो गई। ये 3 पुरुष और 1 महिला थे। तीनों आदमी लंबे कद के थे और गंभीर हाव भाव वाले थे, और सभी ने काले लबादे पहने हुए थे। महिला काफी अजीब लग रही थी। उसका रूप अपरिपक्व लग रहा था, बल्कि 11 या 12 साल की लड़की की तरह। उसका शरीर भी दुबला पतला था और उसने नीले रंग की कसी हुई चमड़े की पोशाक पहनी हुई थी। इस कारण उसका शरीर बहुत ही मनमोहक लग रहा था। हालांकि अधीश ने इस प्यारी छोटी लड़की से एक भयंकर और खतरनाक आभा महसूस की, जो हर समय मुस्कुरा रही थी। विशेष रूप से उसकी आंखें, जो बहुत ही शांत दिखाई दे रही थी। इसलिए अधीश और अधिक सतर्क हो उठा। ऐसी सुंदर और मनमोहक आंखों वाली एक और हसीना का शिकार बनते बनते वो एक बार बचा था। तुम्हें ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया। प्यारी सी बच्ची के हाथों में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था, जो उसके शरीर से मेल नहीं खाता था, और ये बेहद हास्यपूर्ण लग रहा था। हथौड़े को देखते हुए अधीश ने जमीन पर पड़े दोनों शवों को देखा। उनकी छाती थोड़ी धसी हुई थी। अचानक उसके दिमाग में चीजें साफ हो गई थी। अधीश ने शांत आवाज में लड़की से पूछा, क्या तुमने उन्हें मार डाला? उस लड़की की निगाह तुरंत अधीश पर पड़ी। हाँ, ये मैं ही हूं जिसने उन्हें मार डाला। दोनों बहुत कमजोर थे, मैंने उन्हें थोड़ा सा ही छुआ और वे मर गए। छोटी लड़की ने अधीश को मासूमियत से देखा और अपने सिर को थोड़ा झुका लिया। जमीन पर पड़ी 2 लाशें ना होती तो किसी को यकीन नहीं होता कि ये प्यारी सी बच्ची कितनी क्रूर और खतरनाक होगी। बोलते हुए उसके होंठ फड़क रहे थे और उसकी हंसी बिल्कुल बच्चों की तरह थी, भोली और मासूम। फिर भी अधीश को यकीन करना पड़ा, क्योंकि उसने खुद ही स्वीकार किया था कि बूढ़े मांत्रिक को उसी ने मारा है, वो भी हथौड़े की एक छोटी सी चोट से। कौन थी ये लड़की और इसके साथी, और ये सब अधीश का पीछा क्यों कर रहे थे? क्या अधीश और उसके साथी इसका सामना कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।